प्रोग्राम मध्य मुकाबले में खुशामदीद। मैं हूं रबी एहसन और मेरे साथ मौजूद है रऊफ लास्टा। और आज के प्रोग्राम में जो टॉपिक्स हम शामिल कर रहे हैं उसमें सबसे पहले बानी पीटीआई ने काजी फायज ईसा की तौसी अदलिया के खिलाफ जंग करार दे दी। हुकूमत से इनकार, एस्टैब्लिशमेंट से तैयार। खान ने मुज़ाकरात का नया प्लान दे दिया। अचकज़ई के जरिए बैकडोर राब्तों का इंकशाफ। 9 में केसेस हुकूमती साजिश करार। महमूद अचकज़ई ख्वाजा आसिफ के एक दूसरे पर ताबड़तोड़ ख्वाजा आसिफ के महमूद अचकज़ई पर ताबड़तोड़ हमले। क्या इन हालात में हुकूमत ऑपोजिशन इकट्ठे होंगे? इसके अलावा बात करेंगे हुकूमत ने अदलिया के हवाले से कानून साजी की तैयारियां कर ली। नवाज शरीफ समेत हुकूमती अराकीन असम्बली और सेनेट इस्लामाबाद पहुंच गए। ऑपोजिशन ने अदलिया मामले की तरमीम के खिलाफ डट जाने का ऐलान कर दिया। चीफ जस्टिस एक्सटेंशन नहीं चाहते, वजीर कानून का वाज़ेह ऐलान। राना सनाउल्लाह ने कानून साजी के लिए मतलूबा वोट न होने का इतराफ कर लिया। इसके अलावा बात करेंगे महंगी बिजली हुकूमत के लिए दर्द सर बन गई। सस्ती करने के लिए IMF को प्लान पेश। IPPs को गैर मुनसिफाना अदायगियों की तहकीकात जारी। गुज़श्ता 10 बरसों में 26 IPPs को 1000 अरब रुपए की कैपेसिटी की मद में अदायगियों का इंकशाफ। सेनेट पावर कमेटी में वफाकी वजीर ने क्या इंकशाफात किए, आंखों देखा अहवाल जानेंगे रऊफ क्लासेस आपकी ज़बानी। और इसके अलावा बात करेंगे इस्लामाबाद में सरकारी मुलाजमीन के धरनों और एहतजाज ने शहर बंद कर दिया। ब्लू एरिया की गिरदोनवाह में कंटेनर्स की बाढ़ से लोग ख्वार। हुकूमत मुलाजमीन के मसाइल हल क्यों नहीं कर रही, इसके ऊपर बात करेंगे। और इसके अलावा शामिल करेंगे पाकिस्तानी शहरियों ने एक साल में गूगल, फेसबुक और व्हाट्सएप से 7.25 अरब रुपए कमा लिए। हुकूमत को टैक्स की मद में 78.5 करोड़ रुपए वसूल। ये टॉपिक्स हैं जो आज के प्रोग्राम में शामिल करेंगे। और हमारे साथ सीनियर एंकर पर्सन तज्जियाकार शहजाद इकबाल साहब मौजूद हैं, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम शहजाद इकबाल साहब। जी वालेकुम, बहुत शुक्रिया शहजाद इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला। हम बात करेंगे बानी पीटीआई ने जो गुफ्तगू की सहाफ़ियों से, एक रूटीन में हम देख रहे हैं उनकी गुफ्तगू जो है वो कंप्लेंट्स होते हैं, गिले शिकवे होते हैं, बातचीत जो करते हैं वो एक ही तर्ज पे होती है। कभी उसमें थोड़ा सा बैकफुट पे चले जाते हैं, कभी फोर पे आके खेलना शुरू कर देते हैं। आज जो उन्होंने गुफ्तगू की और जिस तरह से उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात के हवाले से जो उन्होंने बात की कि हम तो तैयार हैं हर वक्त मुज़ाकरात के लिए, फिर अचकज़ई साहब को भी हम नॉमिनेट कर चुके हैं, लेकिन मुज़ाकरात मैं करूंगा सिर्फ फैसला करने वालों से। सो ये एक कंफ्यूजन है इस पॉलिसी के अंदर। कैसे देख रहे हैं आप इस गुफ्तगू को? जी देखिए, मेरे ख्याल से अगर आप इमरान खान के बयानात पे रोज तबसरा करें, रोज कोई एनालिसिस करने की कोशिश करें तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक दिन वो थोड़ा सा लचक का मुजाहरा करते हैं, फिर ऐसा लगता है कि अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा तो फिर वो एक हार्ड पोजीशन लेते हैं। लेकिन अमूमी तौर पे मेरे ख्याल से उनकी जो पोजीशन है उसमें कोई बड़ा चेंज नहीं है। वो एक अरसे से ये बात कर रहे हैं कि सियासी जमातें, बिलखसूस जिन जमातों ने मैंडेट चोरी किया, MQM, पीपल्स पार्टी और नून लीग, उनसे वो बराह रास्त बात नहीं करेंगे। हाँ, अब अचकज़ई साहब को ऑपोजिशन का जो इत्तेहाद है उन्होंने सबरा बनाया ऑपोजिशन इत्तेहाद का, और उनके थ्रू वो कहते हैं कि अगर वो बातचीत करना चाहें तो वो कर सकते हैं। लेकिन इमरान खान और PTI ये मेरे ख्याल से कई मरतबा वाजे कर चुकी है कि असल ताकत, क्योंकि वो कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट के पास है, फैसला साज एस्टैब्लिशमेंट है, लिहाजा अगर बात होगी तो फिर वो एस्टैब्लिशमेंट से होगी और किसी से नहीं होगी। तो मेरे ख्याल से ये जो पोजीशन है तहरीक इंसाफ की, इस पर तो वो कायम है। लेकिन अब इस पोजीशन में मसला ये है कि दूसरी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। एंड एज ऑफ टुडे, अगर आज आप मुझसे पूछें या जो भी बाखबर लोग हैं वो यही बताएंगे कि अभी तक एस्टैब्लिशमेंट की पोजीशन में तो कोई लचक नहीं नजर आ रही। जब जलसा भी मंसूख किया तहरीक इंसाफ ने इशारा देने की कोशिश जरूर की कि शायद राब्ते बड़े आला सतह पे हुए हैं और ये एक आगाज है और आगे जाके इसके बेनिफिट्स उनको मिल सकते हैं, और शायद इसी वजह से उन्होंने ये जेस्चर भी शो किया अपना जलसा मंसूख करने का। लेकिन उसके बाद भी आप देखें, इत्तलात तो यही है कि अडियाला जेल में इमरान खान को लेकर सख्तियां बढ़ गई हैं, जिसका एक वाज़े सबूत यह है कि जो सहाफ़ी हैं उनकी स्क्रूटनी अब बड़ी सख्त कर दी है, उनको भी नहीं जाने दिया जाता तमाम साथियों को अडियाला जेल में। तो इससे बड़ा वाज़े है कि जो सख्तियां वो बड़ी हैं जलसा मंसूख करने के बाद, और इसीलिए हम भी कह सकते हैं कि शायद दूसरी तरफ से अब तक तो कोई बातचीत का इम्कान नहीं नजर आता है। अच्छा शहजाद, आपने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट की तरफ कोई लचक नहीं है और जो बानी पीटीआई का मौकिफ है वो भी मोर और लेस एक ही है। हुकूमत किस किस्म के मुज़ाकरात में इंटरेस्टेड है, और अगर वो कह रही है कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं तो वो वाकई सिंसेयर है और चाहती क्या आउटकम उन मुज़ाकरात से? नहीं, मुझे नहीं लगता कि हुकूमत जब भी मुज़ाकरात की बात करती है अब वो भी संजीदा है। देखिए, वो तो जो ट्रैक रिकॉर्ड है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उस पर डाल देते हैं कि तहरीक इंसाफ ने जब हुकूमत में थी या जब ऑपोजिशन में होती है वो सियासी जमातों से बात करने के लिए तैयार नहीं होती। वो माजी की पोजीशन तो रही है तहरीक इंसाफ की, आज भी है, लेकिन आज हुकूमत की भी यही, यानी कि नून लीग की भी यही पोजीशन है कि हमने बात नहीं करनी।
और क्यों बात करेंगे? देखें, इस वक्त अगर एस्टैब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ के ताल्लुकात खराब हैं, मामला खराब हैं, वो सूट करता है हुकूमत को, तो हुकूमत क्यों चाहेगी कि इस वक्त इंगेज करें? एक देखें, साइड हमें समझने की जरूरत है। दो पॉइंट ऑफ व्यू है इस मुल्क में। एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि तहरीक इंसाफ एक बड़ी सियासी जमात है, उन्होंने एक बड़ा मैंडेट हासिल किया है। उनको अगर आप नहीं मामलात में शामिल करेंगे और इसी तरीके से उनको दीवार से लगा के रखेंगे तो फिर मुल्क तरक्की नहीं करेगा, क्योंकि सियासी स्टेबिलिटी नहीं आएगी। लेकिन इस वक्त जो एस्टैब्लिशमेंट और नून लीग की राय है वो ये है कि इमरान खान को जेल में रख के, पीटीआई को हुकूमत से दूर रख के मुल्क को हम स्टेबलाइज कर सकते हैं। ये उनकी सोच है। तो इस सोच में वो क्यों तहरीक इंसाफ से जो है वो बातचीत करना चाहेंगे? मैं इस वक्त ये बात नहीं कर रहा हूँ कि उनकी सोच गलत है या सही, लेकिन ये उनकी सोच लॉजिकली है। तो जब जी, तो इस वक्त वो क्यों बात करना चाहेंगे तहरीक इंसाफ से? बल्कि नून लीग की ख्वाहिश भी होगी कि जो एस्टैब्लिशमेंट और पीटीआई के मामलात हैं वो भी इसी तरीके से रहें, खराब रहें, ताकि उसका बेनिफिट नून लीग को हासिल होता रहे। जी, बहुत शुक्रिया शहजाद आपका। आई एम सॉरी कि आप फैमिली के साथ अब डिनर पे थे। मैंने आपको ऑलमोस्ट ऑन गन पॉइंट आई ड्रैग यू कि आप आए हमारे शो में। ऑलवेज आप इतनी अच्छी खूबसूरत गुफ्तगू करते हैं। बहुत कम लोग रह गए जो न्यूट्रल रह गए, इंडिपेंडेंट रह गए। यू आर वन ऑफ देम। दैट्स द रीजन आई हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर यू एंड योर व्यूज़। इसलिए मैंने थोड़ा सा आपको वो क्या कहते हैं अपने आपकी फैमिली गैदरिंग से ही वो किया। साहब आपके लिए हमेशा आई एम ग्रेटफुल ब्रदर, वेरी काइंड सर। अच्छा सर, हम ये देख रहे हैं कि अलीमा खान साहिबा जो है पिछले कुछ दिनों में वो बड़ी शदीद नाराज़ और गुस्से में रही हैं और वो पार्टी के लोगों पर भी बरसी हैं, बड़ा खासा उनको भी सुनाई हैं। कोई खान साहब का भी आया कि मेरी पार्टी के अंदर जो है बड़ी ये लड़ाइयाँ होती रहती हैं। तो हाउ डू यू सी दैट कि मतलब खान साहब अपनी पार्टी के लोगों से खुश नहीं है और पार्टी जो है वो शायद उनसे खुश नहीं है कि जनाब के वहाँ पर आपने कई पावर सेंटर बना दिए हैं, 8-10 कोई 20 लोग हैं जो मिलते हैं खान साहब से, जो बहर आते हैं वो कहते हैं जी मैं ही खान हूँ। तो इसको कैसे देख रहे हैं? इस पूरा पार्टी के अंदर जो एक टर्मैल नज़र आती है सर इसके पीटीआई के। जी, एक तो रोक साहब आप खुद भी इससे वाकिफ हैं कि जब इमरान खान बाहर थे पार्टी में बड़ा फाल किरदार अदा कर रहे थे। तहरीक इंसाफ में उस वक्त भी ग्रुपिंग थी, हर सियासी जमात में होती है, लेकिन तहरीक इंसाफ में ज्यादा वाज़ेह होकर आती थी क्योंकि अक्सर इनके जो रहनुमा है वो टीवी पे भी आके स्टेटमेंट देते थे। शाह महमूद कुरैशी और जहांगीर खान तरीन दो अलग अलग सोच के लोग थे और उनके खिलाफात थे और पब्लिकली वो आके एक दूसरे को अक्सर जो है टॉन्ट भी कर चुके हैं टेलीविजन पे। खैबर पख्तूनख्वा में परवेज खटक को एक मरतबा चीफ मिनिस्टर बनाया गया, दूसरी मरतबा नहीं बनाया गया क्योंकि आपको पता है कि उनके ताल्लुकात आतिफ खान ग्रुप से और दीगर लोगों से बहुत उनके खिलाफात थे। तो वो अब मजीद बढ़ गए कि इमरान खान जेल में है, इंफॉर्मेशन सही तरीके से उन तक पहुंचती नहीं है या उनकी इंफॉर्मेशन तमाम लोगों तक पहुंचती नहीं है। तो जितनी भी बातें कर ले यूनिटी वगैरह की, जब तक ऑब्वियसली एक सेंट्रल फिगर पार्टी का नहीं होगा बाहर, तो पार्टी को मैनेज करना बड़ा मुश्किल होगा और इसीलिए इख्तलाफात खुल कर आ रहे हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंगली क्लास सर आपने देखा है कि खैबर पख्तूनख्वा में ये तीसरी हुकूमत है तहरीक इंसाफ की और तीसरी हुकूमत में फिर वो धांधली के करप्शन के इल्जाम लग रहे हैं। अब तहरीक इंसाफ वैसे तो बात करती थी कि हम करप्शन के खात्मे की और करप्शन के खिलाफ हैं, लेकिन परवेज खटक साहब की हुकूमत थी तब भी लगे, महमूद खान की हुकूमत थी तब भी लगे। आज इनके अपने मिनिस्टर शकील अहमद की तरह जिनको अब हटा दिया है वो खुद कह रहे हैं कि बड़ी करप्शन है। तो ये इल्जाम पार्टी के अंदर से लग रहे हैं। ये मेरे ख्याल से काफी इस वक्त तहरीक इंसाफ के लिए एक फिक्र की बात है कि जब आप कहते हैं आप करप्शन के खिलाफ हैं तो आपकी हुकूमतों पर बार बार ये इल्जाम क्यों लग रहे हैं? तो ये तो इख्तलाफात नजर आ रहे हैं। लेकिन अलीमा खान साहबा का देखिए, उनका एक इमोशनल रोल तो हो सकता है, वो हमशीरा है इमरान खान की, लेकिन ये भी एक फैक्ट है कि इमरान खान ने सियासत में या सियासी फैसलों में अलीमा खान साहिबा की जो राय है उनको कोई खास अहमियत नहीं दी, ना उनका कोई किरदार रहा है बाकायदा सियासत से। वो दुखी हैं वो पार्टी के इन मामला से कि शायद पार्टी इतना उस हद तक आगे नहीं जा रही जितना जा सकती है। इमरान खान की रिहाई के लिए जलसे का ऐलान करते हैं फिर मनसूख कर देते हैं, लेकिन जितना मैंने पार्टी के सीनियर रहनुमाओं को भी सुना है, इंक्लूडिंग जो चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब है, वो भी खास अहमियत इस बात को नहीं देते कि अलीमा साहबा अगर कोई सियासी बयान देती है, क्योंकि वो कहते हैं इनका कोई सियासी ताल्लुक नहीं है। तो मेरे ख्याल से जो पॉलिसी मेकिंग है पीटीआई में, सियासी पॉलिसी मेकिंग, उसमें पार्टी भी ये समझती है और आई थिंक कहीं तक इमरान खान भी समझते हैं कि अलीमा खान साहबा का शायद उस पर रोल नहीं। लेकिन जब शहजाद आप ये कहते हैं या पार्टी समझती है कि अलीमा खान साहबा का इतना ज़्यादा रोल नहीं है, वो खान साहब से मिलकर आती हैं, मीडिया से टॉक करती हैं और बाज़ कंट्रोवर्शियल गुफ्तगू भी करती हैं, शायद जो मीडिया के लोगों की खासी उन्होंने ठुकाई भी की है, खिंचाई भी की है और किसी जगह से कोई जवाब भी नहीं आता उनका। बल्कि आपको याद होगा कि इतना कह दिया था उन्होंने, ये जो मरवत साहब जो शेर अफजल, उन्होंने कहा जी मैंने खान साहब से हाथ मिला और खान साहब ने मुझे गले लगा लिया। तो आपको याद होगा अगले दिन उन्होंने टीवी पे आके कहा, उन्होंने कहा ऐसी ये कोई बात नहीं, खान साहब ने इनको गले नहीं लगाया और इनको गलत बात नहीं कहनी चाहिए। अलीमा खान साहब तो इतना तक बर्दाश्त नहीं करती कि थोड़ी सी कोई आगे वो होता है ना ज़रा बात को ज़रा बढ़ा चढ़ा के बयान कर दे। और अगर उनका इतना रोल नहीं है
तो फिर इमरान खान साहब उनको मना कर सकते थे कि आप मेरी बहनें आती हैं, मिलती हैं, फेयर एंड ऑफ मेरे कंसर्न है, आई वैल्यू इट। तो फिर उनको रोका नहीं जा सकता था कि आप इस तरह के बयान दें जिससे पार्टी के अंदर एक थोड़ी सी वो रिजेंटमेंट आती है, डिवीजन आती है। अगर वो एहतरामन चुप तो रहते हैं कि खान साहब की बहन है, लेकिन बिकरिंग तो होती है, वो पीठ पीछे सारे बातें करते हैं। देखें जनाब कि इनका पार्टी को ये हैंडल कर रही है, ये हमें बातें सुनाती हैं। रऊफ साहब, अगर मना करना होता है इमरान खान साहब ने बिल्कुल कर सकते थे, लेकिन शायद उनको भी पता है कि अगर कहीं पार्टी भी पड़ रही है या पार्टी में कुछ लोग जो है वो बैकफुट पे रहे हैं और एक एग्रेसिव पोजीशन नहीं लेना चाहते और अलीमा साहिबा पब्लिकली आके ये पोजीशन लेती हैं, उनको टॉन्ट करती हैं, तो फिर इसमें इमरान खान को कोई नुकसान तो नहीं नजर आता। मैं आपको अभी एक इंसिडेंट बताऊं, क्योंकि ऐसा अक्सर लगता है कि कुछ लोगों को कि मुख्तलिफ रहनुमाओं को इमरान खान शायद मुख्तलिफ पैगामात भी दे रहे होते हैं। अभी बड़े कॉन्फिडेंस के साथ लतीफ खोसा साहब ने पिछले हफ्ते शाहजेब खानजादा साहब के प्रोग्राम पे कहा कि हमने 3 रुकनी कमेटी बनाई है जो कि हमाद अजहर पर नजर रखेगी कि हमाद अजहर साहब की क्या एक्टिविटी है और वो क्या पार्टी में। अच्छा, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। जो हमाद अजहर जहां पार्टी में इतने अरसे से 15-20 साल से ज्यादा से हैं, उन पे नजर रखेंगे लतीफ खोसा साहब, जिनको जुमा 8 दिन नहीं हुए। बिल्कुल ठीक हो गया। जबरदस्त। भुट्टर साहब थे, एक लतीफ खोसा साहब थे और एक तीसरे रहनुमा थे। ये 3 रुकनी कमेटी लतीफ खोसा साहब ने बाकायदा टीवी पे आके बताया कि इमरान खान की मर्जी से बनी है ये कमेटी ताकि हमाद अजहर पे नजर रखी जाए। लेकिन 2 दिन बाद आपने देखा कि उमर अयूब ने, सेक्रेटरी जनरल है, उन्होंने ट्वीट कर दिया हमारी इमरान खान से मुलाकात हुई है, हमाद अजहर के मामले पे बात हुई और इमरान खान ने मुकम्मल एतमाद का इजहार किया हमाद अजहर पर। अब या तो लतीफ खोसा साहब गलत सुनकर आ गए और गलत बता दिया, कोई ऐसी बात करके जो इमरान खान ने की नहीं थी। ये गुड कप बैड कप तो नहीं खेल रहे होते खान साहब के जनाब के किसी हमाद अजहर साहब को कोई मैसेजिंग, जो आपने बात की कि मैसेजिंग करा दिया, फिर कोई एहतजाज उमर अयूब साहब गए तो कहीं नहीं ठीक है यार, एवरीथिंग इज ऑलराइट। सो गुड कप बैड कप खेला जा रहा है। रऊफ साहब, यही लगता है कि मुख्तलिफ रहनुमाओं को जो मुख्तलिफ किस्म के मैसेजेस दिए जाते हैं। शेर अब्दुल मरवत आके कहते हैं कि मुझे इमरान खान ने पूरी जिम्मेदारी दे दी है जलसे की और अब मैं जिम्मेदार हूँ। अगर 9 मई भी होता है तो मैं जिम्मेदार हूँ, इमरान खान नहीं। अली अमीन गंडापुर आके कहते हैं कि नहीं, इमरान खान ने जिम्मेदारी मुझे दी है, मैं लीड करूंगा, और शेर अब्दुल मरवत साहब माइनस हो जाते हैं। तो ये तो ऐसा नहीं हो सकता कि हर रहनुमा आके अपनी मर्जी की बात कर रहा हो। ये लगता है कि इमरान खान जो गुफ्तगू उनसे करते हैं वो मुख्तलिफ नौइयत की होती है। हर रहनुमा से पता नहीं अब ये उनकी स्ट्रैटेजी है या उनका मूड बदल जाता है या सबको वो वही रखने की कोशिश कर रहे हैं, बट ऐसा लगता है कि मुख्तलिफ रहनुमाओं को मुख्तलिफ इन्फॉर्मेशन पास ऑन की जाती है। अच्छा, अभी आपने जलसे की बात की सर, जो बड़ा बिग टेस्ट है 8 सितंबर वाला, आज हमने सेनेट में देखा कि बिल भी आया है जिसके तहत कोई उन्होंने 3 साल तक वो सज़ा भी देंगे अगर इस्लामाबाद में बगैर इजाज़त किसी ने जलसा किया या कोई लोग गए धरने दिए या वटेवर, तो 3 साल की सज़ा का भी आज पार्लियामेंट में बिल कोई ये पेश किया गया है। आपको क्या लगता है 8 सितंबर इनके लिए भी डू और डाई वाला केस बन चुका है खान साहब और उनकी पार्टी के लिए? इनके लिए भी बड़ा ईगो मसला है। हुकूमत भी कह रही है कि जनाब हम नहीं होने देंगे, मतलब इन्हें 60 हो तो बिल आ रहे हैं। आपको क्या लगता है 8 सितंबर को क्या होने वाला है सर? एक तो क्लासा साहब, ये बिल नहीं भी आता तब भी अगर आप बगैर इजाजत के, खासतौर पर अगर दिफा 144 रेड जोन में लगा हुआ है तो आप जलसा, धरना, एहतजाज नहीं कर सकते। लेकिन आपने देखा पिछले दिनों जब सुप्रीम कोर्ट में केस था और उससे पहले लोग आए एहतजाज करने के लिए, वो सुप्रीम कोर्ट के पार्लियामेंट के दरवाजे गेट के अंदर तक दाखिल हो चुके थे। क्या आपने सुना कि हुकूमत ने किसी के खिलाफ कोई बयान तक दिया हो? मैं ये नहीं कह रहा किसी के खिलाफ पर्चा करना कि आपने गैर कानूनी काम किया है, आपने एक बयान भी नहीं सुना होगा। तो ये हमें पता है कि रियासत की रिट जिसके खिलाफ चल सकती है उसी के खिलाफ चलेगी। ये अगर हम कहें कि आज से हुकूमत ने फैसला कर लिया एक ब्लैंकेट के कोई नहीं आएगा, ऐसा नहीं हो सकता। आज भी जिन्होंने एहतजाज करना हो जिस मौजू पे, तो हुकूमत उसके खिलाफ बात तक नहीं कर सकती, एहतजाज तक नहीं रिकॉर्ड करवा सकती कि ये गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट के पार्लियामेंट के गेट क्रॉस करके आपको आगे नहीं जाना चाहिए था। लेकिन 8 जो सितंबर का जलसा, जाहिर सी बात है वो तहरीक इंसाफ के लिए अब एक फाइनल राउंड है। 2 या 3 मरतबा तो वो मनसूख कर चुके हैं। अब कितना बड़ा जलसा करते हैं, कितनी उनको आज़ादी मिलती है, ये तो आने वाले वक्त में देखा जाएगा। लेकिन मुझे लगता है अब ये हुकूमत अगर इस पोजीशन में लेके आ रही है तरीके इंसाफ को, नहीं जलसा भी नहीं करने देंगे और चले रेड जोन में नहीं, तो करनौल तो काफी दूर है, कोई 20-22 किलोमीटर दूर होगा रेड जोन से, कोई मंतक समझ नहीं आती कि ना करने दे जलसा। क्योंकि जब हुकूमत रोकने की कोशिश करती है, देखें अभी 1 हफ्ता है 8 तारीख में, लेकिन आज से बहस शुरू हो जाएगी जलसा होगा नहीं होगा, तो इससे तो हुकूमत को, जो तहरीक इंसाफ है उसको तो बड़ा फायदा होता है कि रोजाना डिस्कशन हो रही है जलसे के हवाले से। तो हुकूमत क्यों चाहती है? ये तो मुझे लगता है कि बुरी स्ट्रैटेजी है हुकूमत की अपने लिहाज से भी कि वो इतनी ज्यादा इस पर डिबेट कराए जलसे के ऊपर। एक सियासी जलसा है, तहरीक इंसाफ इस पोजीशन में इस वक्त नहीं है कि वो धरना देके शाराए बंद कर दें, ना उनका इरादा लगता है, ना तहरीक इंसाफ कोई एक जलसे से इमरान खान को रिहा करवा लेगी, ना एक जलसे से उनको मैंडेट वापस मिल जाएगा। सियासी अपना एक जलसा करना चाहते हैं, उनका हक है, हुकूमत को चाहिए कि उनको जलसा करने दे।
तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई इतनी बड़ी डिबेट है। जितना हुकूमत इस पे पाबंदियां लगाने की कोशिश करती है उतनी बड़ी खबर बनती है, और उतना मेरे ख्याल से तहरीक इंसाफ के लिए तो अच्छा है, उनको तो स्पेस मिलती है। हुकूमत का जो है बयानिया कमजोर पड़ता रहता है। आपको लगता नहीं है कि इस जलसे के पीछे खान साहब की एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी है कि खान साहब को इस वक्त एक बहुत बड़े जलसे की ज़रूरत है, जैसे कि ये अक्टूबर 2011 में हुआ था मीनार पाकिस्तान पे, और पूरी की पूरी बाजी पलट गई थी, खान साहब के हाथ में पलट गई। अब भी उनको लगता है कि जब तक एक बहुत बड़ा जलसा नहीं होगा, लोगों का बहुत बड़ा यहाँ पे क्राउड आएगा, उसके इमेजेस बनेंगे, एक लोगों के अंदर से खौफ उतरेगा, लोग फिर इनकी पार्टी के लोग हैं रीएक्टिवेट होंगे, बाहर निकलेंगे, और पूरी दुनिया में मैसेज आएगा। नॉट ओनली इन पाकिस्तान के देखेंगे खान साहब के जहाँ लाखों सपोर्टर्स हैं, इतना ह्यूज जलसा हुआ है, इसके बावजूद इतने ये पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर को साबिक को जेल में रखा हुआ है। सो मेरा ख्याल खान साहब का ये मतलब जो है पॉलिटिकल जो मकसद है इस जलसे का, वो रिहाई से ज़्यादा ये साबित कर रहे हैं पूरी दुनिया पे, देखें कि मैं जेल में भी बैठ के कितना पॉपुलर हूँ। और ये बात हुकूमत भी समझती है कि अगर इन्होंने एक जलसा कर लिया इतना बड़ा, तो फिर हमारे लिए इनको काबू रखना, कंट्रोल रखना, खौफ ज़रा रखना, डंडे इस्तेमाल करना, ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। सो मुझे तो ये समझ आ रहा है, डू यू एग्री विद मी असेसमेंट कि जलसा कितना ज़रूरी है उनके लिए, ये खान साहब के लिए, और इनके लिए ये उसको रोकना कितना ज़रूरी है हुकूमत के लिए? यात्रा साहब, 8 फरवरी से बड़ा कुछ नहीं हो सकता तहरीक इंसाफ के लिए, ना हुकूमत के लिए। देखिए, हम सबको पता है कि 8 फरवरी से पहले तहरीक इंसाफ के खिलाफ 2018 में हम कहते हैं कि पार्टी को अब हमें ये पता है बड़े जो 24 के इलेक्शन पहले तहरीक इंसाफ को जो है एक लेवल पे एक फील्ड नहीं मिली, लेकिन हमें ये भी पता है कि जो नताइज इलेक्शन के वो उनके हक में आए। जितना हुकूमत या इदारे मैनेज कर सके उन्होंने किया, फिर भी तहरीक इंसाफ की नेशनल असेंबली में सबसे ज्यादा सीटें हैं। तो मेरे ख्याल से 8 फरवरी को जो हो गया है उसके बाद तहरीक इंसाफ को किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है, ना दीगर पार्टीज को, ना मुल्क में इदारों को, ना इंटरनेशनली। ये सबको पता है कि तहरीक इंसाफ एक मकबूल जमात है। तो एक जलसे से वो कुछ दिन की खबर जरूर क्रिएट कर लेंगे, अगर अच्छा लोग इकट्ठा कर लिया उससे एक बज़ जरूर क्रिएट होगा, लेकिन मेरे ख्याल से ये मैं नहीं कहूँगा कि वो कोई टर्निंग पॉइंट होगा। इस हुकूमत को भी पता है, हुकूमत के वुज़रा जो मेंबर्स हैं उनसे आप भी मुलाकात करते हैं, उनको पता है इस वक्त अवाम की पल्स क्या है, रियलिटी क्या है, 8 फरवरी की रियलिटी क्या थी। तो वो तो चेंज नहीं होनी है, चाहे इमरान खान जलसा करें या ना करें। हाँ, लेकिन कुछ दिनों के लिए एक एक्टिविटी जरूर होगी, चाहे आपने अपने वर्कर्स को, अपने सपोर्टर्स को एक उम्मीद जरूर देनी होती है। उस लिहाज से आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि एक इम्पोर्टेंट, एक सिग्निफिकेंट जो है असेंबली हो सकती है लोगों की, लेकिन इससे कोई बदल जाएगा वो मुझे लगता है कि इस हद तक नहीं होगा। जो होना था वो 8 फरवरी को हो गया, लेकिन उसके बाद भी आपने देखा कि हुकूमत तो नून लीग ने बनाई, मैनेज तो हो गए मामला। अच्छा, लास्टली सर, लास्ट क्वेश्चन आपसे, हमने बड़ा टाइम ले लिया सर। ये जो अभी ये ऑक्सफोर्ड के चांसलर पे एक कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है कि इमरान खान साहब ने कहा है, आज भी कहा जी कि पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी आनर की बात होगी मैं ऑक्सफोर्ड में अगर उसका यूनिवर्सिटी का चांसलर लग गया। वहाँ पर भी हमने देखा ब्रिटिश मीडिया में भी बहुत सारे आर्टिकल हक में खिलाफ आ रहे हैं, मुजाहरे हो रहे हैं, अदरवाइज हो रहे हैं, सपोर्टर हैं। हुकूमत पाकिस्तान की कोशिश है कि ये ना बने। आप इसको कैसे देखते हैं सर कि अभी 1-1.5 महीना रहता है कि दंगल अभी चलेगा नहीं चलेगा, और खान साहब को इसके कोई फायदा होने वाला है सर इस पूरी कंट्रोवर्सी का? मैंने 1-2 स्टोरीज जो इस पर पढ़ी है रऊफ क्लासरा साहब, उसमें ये तो लोग कह रहे हैं, कुछ जो प्रोफेसर हैं या जो इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं या उनसे जो मामला से जुड़े हुए हैं, वो कहते हैं कि इस ऑक्सफोर्ड के जो चांसलर का इलेक्शन होता है नॉर्मली उसकी इतनी हाइप नहीं होती। अब हाइप ज्यादा बन गई है क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि पीटीआई के वहाँ बहुत सारे सपोर्टर्स हैं, फिर वो उस पर बात करते हैं। तो वो एक पाकिस्तान की सियासत की झलक इस वक्त आपको लग रहा है कि ऑक्सफोर्ड के चांसलर इलेक्शंस में नजर आ रही है। एक तरफ से तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ मुख्तलिफ सर्वे सपोर्ट कर रहे हैं, ओपिनियन पोल डाल रहे हैं एक्स अकाउंट पर, फेसबुक पे। दूसरी तरफ हुकूमत जो है वो चाहे गार्डियन की स्टोरी हो या डेली मेल की, उसको उठाकर बात करी कि देखें इमरान खान तो जो है खवातीन के हरासमेंट के हवाले से किस किस्म की गुफ्तगू करते रहे, तालिबान खान के नाम से जाने जाते हैं, उसामा बिन लादेन को शहीद करार देते हैं। तो एक वो कैंपेन चल रही है जिसपे हुकूमत यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। अच्छा, मुझे तो लग रहा है कि इसको भी हम जिस तरह अक्सर ओवर प्ले कर देते हैं वो किया जा रहा है। और मैंने जो 1-2 आर्टिकल्स पढ़े थे, मैं इसमें हतमी तौर पर नहीं कह सकता, बट आई थिंक कि यूके सिटीजन के अलावा आज तक शायद कोई ऑक्सफोर्ड में चांसलर बना नहीं है। आई माइट बी रॉन्ग, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, लेकिन मुझे नहीं लगता कि शायद वहां पे किसी और को इलेक्ट किया गया। तो इमरान खान का वहां पे बनना चांसलर मेरे ख्याल से इसकी लाइवलीहुड मुझे कम नजर आती है। और वैसे भी ये कोई सिंबॉलिक पोजीशन नहीं है कि इमरान खान साहब अडियाला जेल में बैठे हो या पाकिस्तान में बैठे हो और वो चांसलर बन जाएंगे। आपका ऑफिस जो है वो ओपन होना चाहिए फॉर एवरीवन, तो आपको वहाँ फिजिकली प्रेजेंट होना जरूरी है। तो अगर इमरान खान का कोई इम्कान भी है ये इलेक्शन जीतने का, तो मेरे ख्याल से जो वोटर है वो वहाँ पे ये देखेगा कि क्या इमरान खान फिजिकली ऑफिस पे प्रेजेंट हो सकते हैं।
मेरे ख्याल से तो इमरान खान अगर अडियाला जेल में नहीं होते तब भी वो हर वक्त ऑक्सफोर्ड में तो नहीं बैठे रहेंगे लोगों को आवाज सुनने के लिए, लोगों की बातें वहाँ पे। वो तो आपने बात ठीक की कि जब 3.5 साल प्राइम मिनिस्टर रहे इमरान खान साहब, ही वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर इन पाकिस्तान हिस्ट्री जो यूके नहीं गए थे दौरे पे। हालांकि 2-3 दफा यूके का दौरा जो है वो कंफर्मेशन भी हुई थी और यूके हुकूमत खुश भी नहीं थी इस पे। आपको पता ही होगी कि क्यों नहीं गए। नहीं मुझे नहीं पता, थोड़ा सा गाइड करें सर क्यों नहीं गए। चले वो फिर हम चाय पे बैठ के करेंगे। चले ओके, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया। शहजाद इकबाल साहब आपने हमारे लिए वक्त निकाला और यहाँ पे वक्त हुआ ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे, मुर्जा अली शाह साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, सीनियर सहाफ़ी हैं, उनसे बात करेंगे इसी चांसलर वाले मामले के ऊपर। ये जो मामला है ये डेवलप होता जा रहा है रोज़ बरोज़, और अब ये किस हाइप पर है और इससे क्या एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए, इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।